हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पौधों में पोषण की जानकारी प्राप्त करेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप क्लास 6, 7 या 8 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पोषण का मतलब होता है भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन। भोजन को ग्रहण करना और उसको पचा लेना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण के आधार पर पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है। प्लांट्स को, पौधों को दो वर्गों में बांटेंगे। एक तो बोलेंगे स्वपोषी पौधे। क्या बोलेंगे? स्वपोषी पौधे। इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स स्वपोषी पौधे। दूसरा होता है परपोषी पौधे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। अब स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ऐसे हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, भोजन बनाने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, या तो पूरी तरह से या तो आंशिक रूप से। ऐसे भी पौधे हम देखेंगे, अभी उदाहरण में पढ़ेंगे कि ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्वों के लिए, कुछ खनिज लवण के लिए, कभी कभी पानी के लिए ये दूसरे पौधों पर आश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहेंगे। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते या भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उन्हें हम कहेंगे परपोषी पौधे। तो परपोषी पौधे क्या होते हैं? भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। परपोषी पौधे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हमें समझना होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखें, जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियां हरी हरी होती हैं। इन हरी पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों होता है? वह हरित लवक के कारण होता है, जिसको पर्णहरिम भी कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं और क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। तो हरित लवक, पर्णहरिम या पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल, इसके कारण पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पौधे की पत्तियों का हरा रंग इसी क्लोरोफिल के कारण होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, बिना इसके प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? देखें, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं पर्णरंध्र। क्या नाम देते हैं? पर्णरंध्र। छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, पर्णरंध्र इनको नाम देते हैं। इन पर्णरंध्र के द्वारा जो पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस को ग्रहण करती हैं। पत्तियां क्या लेती हैं? पर्णरंध्र की सहायता से CO2 गैस को अवशोषित करती हैं, CO2 गैस को ग्रहण करती हैं। और सूर्य के प्रकाश क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर देखें, जो जड़ें हैं वह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तो पौधे की पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसी जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करती हैं। ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस। और वो ऑक्सीजन गैस इसी पर्णरंध्र की सहायता से निकल करके वायुमंडल में चला जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवनदायी गैस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीवनदायी गैस ऑक्सीजन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया? पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। किसकी सहायता से? पत्ती की सहायता से। पत्तियाँ इसको अवशोषित करती हैं अपने पर्णरंध्रों के द्वारा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड, पहली चीज जो जरूरी चीज है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए, जल, जो कि कहाँ से मिलेगा, जमीन से, मिट्टी से, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और दोनों की उपस्थिति में दोनों की अभिक्रिया होगी तो इससे क्या बनेगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज जो पौधे का भोजन है, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो कि पौधे का भोजन है। और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस बनेगा। और इसके लिए किसकी जरूरत होगी, सूर्य के प्रकाश की। तो तीर के ऊपर क्या लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश, क्या लिखा जाएगा, सूर्य का प्रकाश। और एक हरित लवक चाहिए, वो क्या है, पर्णहरित या पर्णहरिम या हरित लवक या क्लोरोफिल, किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। पर्णहरित, क्या लिख दिया, पर्णहरित लिख दिया, ठीक है। तो इसको अब समीकरण इसका लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे रसायन विज्ञान की भाषा में। तो क्या लिखेंगे, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, पानी का सूत्र होता है H2O, तो CO2 + H2O, गिब्स आउट, तीर बनाया, तीर के ऊपर क्या लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, पर्णहरित चाहिए, तो पर्णहरित लिख दिया। और क्या बना, इससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र O2 हो गया। समीकरण को संतुलित करेंगे, मतलब संतुलित करने का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है जो हमें याद होना चाहिए। 6CO2 + 6H2O गिव्स आउट C6H12O6 + O2। ये C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, यही भोजन है, यही पौधे का भोजन है। इसी से पौधे क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज बनता है, इसी ग्लूकोज से क्या करते हैं, पौधे अपनी वृद्धि करते हैं। और बाकी सभी जैविक क्रियाएं जो पौधों के अंदर होती हैं वो इसी ग्लूकोज की सहायता से होती है। और जो ग्लूकोज बच जाता है वह ग्लूकोज पौधे की जड़, तना, फल या फूल इत्यादि में संचित हो जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। किसी पौधे में हम देखते हैं कि ये जड़ में एकत्रित हो जाता है, जैसे मूली, गाजर में जड़ में एकत्रित हो जाता है, किसी के तने में हो जाता है, जैसे आलू के तने में हो जाता है, किसी के पत्तियों में हो जाता है, जैसे पालक की पत्तियों में होता है, किसी के फल में हो जाता है, जैसे भिंडी, मिर्च, टमाटर, इन सब के फलों में एकत्रित हो जाता है। तो यही ग्लूकोज, बचा हुआ ग्लूकोज जो पौधे की जैविक क्रिया करने के बाद बच जाता है, वो भोजन के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने समझा कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और इन्हीं भोजन पर हम मनुष्य और जीव जंतु आश्रित होते हैं, जिनको हम खाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां ज़रूरी हैं, कौन कौन सी इस चीज़ों की आवश्यकता है। तो एक तो होना चाहिए, नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 3 जल, और नंबर 4 हरित लवक। इन चारों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा। चारों में से कोई एक गायब होगा, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं परपोषी पौधों के बारे में। तो परपोषी पौधे कई प्रकार के होंगे। जैसे एक होता है मृतोपजीवी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइट। दूसरा होता है परजीवी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरासाइट। तीसरा होता है सहजीवी, जिसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक बोलेंगे। और चौथा है कीटबच्ची। मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटबच्ची, ये 4 तरह से हम इसको बांट सकते हैं। अब मृतोपजीवी की बात करें, मृतोपजीवी किसको कहेंगे? मृतोपजीवी मतलब जो सड़ी गली मरी हुई चीज़ों पर निर्भर करता है, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे ये पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। जैसे कि आपने कुछ उदाहरण देखा होगा, एक छतरी जैसी संरचना पाई जाती है सड़े गले चीज़ों पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता या मशरूम। क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता या मशरूम। एक कवक होता है। तो जो कवक हैं वो क्या हैं?
मृतोपजीवी हैं। कवक सड़ी गली चीज़ों पे पैदा होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इसको मृतोपजीवी कहेंगे, कवक। इसी को हम लोग मशरूम या कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, मशरूम या कुकुरमुत्ता नाम से भी जाना जाता है, कुकुरमुत्ता। ये क्या है? ये सभी परजीवी हैं। क्या है? मृतोपजीवी हैं। क्या हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे आप देखिए रोटी या ब्रेड हो, कुछ समय के लिए उसको रख दिया जाए तो उस पर फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है? फफूंद। तो जो ब्रेड पर फफूंद लगता है, ब्रेड पर या रोटी पर, ब्रेड पर जो फफूंद लगती है वह भी क्या है? फफूंद जो है वह भी क्या है? मृतोपजीवी है, जिसको मोल्ड या राइजोपस कहते हैं। इस फफूंद को क्या कहते हैं? मोल्ड या राइजोपस। क्या कहते हैं? मोल्ड या राइजोपस कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी मृतोपजीवी होते हैं। तो मृतोपजीवी समझ में आ गया, जो सड़ी गली चीज़ों पर उत्पन्न होते हैं उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, क्योंकि इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है? पर्णहरिम या पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो लिख लीजिए, इनमें पर्णहरित नहीं होता है, इनमें पर्णहरित नहीं होता है। ये पूरी तरह से उन्हीं सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं। ठीक है। अब ऐसे होता है परजीवी, जिसको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी या पैरासाइट। अब परजीवी में भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण परजीवी, एक होते हैं आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी क्या होगा? पूर्ण परजीवी वो होता है जिनमें जड़ें भी नहीं होती हैं। पूर्ण परजीवी में क्या होता है? इनमें जड़ें नहीं होती हैं, ये भोजन बनाते ही नहीं हैं, पूरी तरह से पोषी पौधे पर आश्रित होते हैं। पोषी पौधे का मतलब होता है जिस पौधे के ऊपर ये पाए जाते हैं, जिस पौधे के ऊपर ये पाए जाते हैं उन्हें हम पोषी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी पौधे। जैसे आपने सड़क के किनारे अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधों पर, सड़क के किनारे जाते जाते देखा होगा कि पीली पीली लताएँ होती हैं। कैसी होती हैं? पीली लताएँ होती हैं, जो उस पौधे को लपेटे रहती हैं, पौधे की तनाओं पर, उसकी शाखाओं पर लपेटी हुई रहती है। जैसे कि चित्र में आपको यहाँ दिख रहा है, देखो पीले कलर की होती हैं ये। इन पौधों को हम बोलते हैं अमरबेल। इस पौधे का नाम क्या है? अमरबेल। इस अमरबेल में जड़ नहीं होता है, इसमें जड़ नहीं होता, इसमें चूषक होता है। क्या पाया जाता है? इसमें चूषक होता है। अमरबेल में क्या पाया जाता है? चूषक। ये क्या करता है? चूषक द्वारा ही पोषी पौधे से भोजन को अवशोषित करता है, चूस लेता है। पोषी पौधे से क्या करता है? भोजन चूसता है या ग्रहण करता है। इसी चूसक के द्वारा क्या करता है? पोषी पौधे से भोजन को चूस लेता है। तो ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे? पूर्ण परजीवी कहेंगे। इनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ये चूसकांग द्वारा या चूसक द्वारा, जिसको हम चूसकांग भी बोल सकते हैं, पूरा नाम लिख लीजिए, चूसकांग द्वारा पोषी पौधों से क्या करता है? भोजन को अवशोषित कर लेता है, चूस लेता है। ठीक है, भोजन और जल दोनों चीज़ों को, भोजन और तथा जल भी, भोजन प्लस जल। ठीक है, तो अमरबेल कैसा पौधा है? ये पूर्ण परजीवी है, पूर्ण परजीवी। अमरबेल के अलावा भी कुछ पूर्ण परजीवी होते हैं। अन्य पूर्ण परजीवी की अगर बात करें तो एक है, पौधे का नाम है सिफलेशिया। ठीक है, सिफलेशिया है। फिर क्या है? हाइडनोरा, हाइडनोरा। ठीक है, एक है बिस्क्वामलरा, बिस्क्वामलरा। थोड़े से इनके नाम अजीब हैं। ठीक है, तो थोड़े से इनके नाम अजीब हैं, तो याद रखना पड़ेगा। अमरबेल याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही अपने लिए, अमरबेल। ठीक, स्लिप्लेसिया और हाइडनोरा और बिस्क्वामलरा। ठीक है, ये भी क्या है? पूर्ण परजीवी होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, पूरी तरह से ये क्या करते हैं? भोजन और जल के लिए पोषी पौधे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पौधों पे होते हैं, इनके जड़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ये चूसकांग होते हैं जो पोषी पौधे से चूस लेते हैं, पोषी पौधे से भोजन और जल को चूसते हैं। ठीक है, अब इसी में आंशिक परजीवी भी होता है।
ये क्या होंगे, ये हमारा जो है क्या, ये पूर्ण परजीवी हैं। इन सब के बारे में जो लिखा गया है क्या है, पूर्ण परजीवी हैं। ठीक, ये क्या, पूर्ण परजीवी हैं। अब आंशिक परजीवी क्या होते हैं? जो आंशिक परजीवी होते हैं उनमें पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, परजीवी में अगर दूसरा हम देखें तो एक होता है आंशिक परजीवी। क्या है, आंशिक परजीवी। तो जो आंशिक परजीवी होता है ये, इसके अंदर पर्णहरिम होता है। इसमें क्या होता है, पर्णहरिम पाया जाता है। अब जब इसके अंदर पर्णहरिम है, पर्णहरिम पाया जाता है, तो ये अपना भोजन बना सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा। लेकिन भोजन बनाने के लिए पानी भी अवशोषित करना होता है, पानी भी चाहिए होता है, और इसके पास जड़ें नहीं होती हैं, तो पानी कहाँ से लाएगा ये? पर्णहरिम तो है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, क्योंकि पत्तियां हैं, पर्णहरिम है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेंगी, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लेंगी। लेकिन पानी के लिए क्या करेगा, ये पोषी पौधे पर आश्रित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जड़ें नहीं होती हैं, ये दूसरे पौधों पे पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे पौधे से, जो पोषी पौधे हैं उनसे पानी अवशोषित करेगा। क्या करेगा, पानी के लिए और खनिज लवण के लिए ये पोषी पौधे पर आश्रित होता है। तो क्या होगा, ये पानी व खनिज के लिए, खनिज लवण के लिए पोषी पौधे पर आश्रित होते हैं, पोषी पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आंशिक परजीवी कहते हैं। ठीक है, आंशिक परजीवी क्या होगा, जिनमें पर्णहरिम तो पाया जाता है, ये भोजन बना सकते हैं, लेकिन पानी की भी आवश्यकता होती है, पोषण के लिए खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए ये पोषी पौधे पर ही आश्रित होते हैं, तो इनको हम आंशिक परजीवी कहते हैं। अगर आंशिक परजीवी के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, आंशिक परजीवी कौन कौन से हैं? तो आंशिक परजीवी में चलिए कुछ उदाहरण लिख लीजिए। एक है विस्कम एल्बम, पौधा है विस्कम एल्बम। ठीक है, विस्कम एल्बम। एक होता है सैंडलवुड, जिसको चंदन नाम से भी जानते हैं, सैंडलवुड। ठीक है, एक है कास्टोर। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण याद रखिएगा। ये किसके उदाहरण हैं? ये आंशिक परजीवी पौधों के उदाहरण हैं, ये आंशिक परजीवी होते हैं। अब पूर्ण परजीवी कौन से हैं? एक तो अमरबेल, अमरबेल का एक और नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, कसकूटा नाम से, अमरबेल या कसकूटा। अमरबेल को कसकूटा नाम से भी जाना जाता है, कसकूटा। तो अमरबेल या कसकूटा, और स्प्लेसिया, हाइडनोरा और बिस्क्वामलरा, ये चारों क्या हैं? ये पूर्ण परजीवी हैं। और विस्कम एल्बम, सैंडलवुड, कास्टोर, ये क्या है? आंशिक परजीवी हैं। इनके अंदर पर्णहरिम होता है, ये अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन पानी और खनिज लवण के लिए ये पोषी पौधे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको आंशिक परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं हम लोग, सहजीवी। सहजीवी सिम्बायोटिक क्या होते हैं? सहजीवी का मतलब होता है जब दो लोगों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम सहजीवी कहते हैं। इस प्रक्रिया को सहजीवन कहते हैं। तो सहजीवी पौधे क्या होते हैं? इसके लिए ये दो चीज़ें, दो लोगों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित होगा। जैसे कि जो दलहन वाली फसलें होती हैं, मटर, किसकी पौधे? मटर और चने की। दलहन वाली जो फसलें हैं, मटर और चना, इनकी जड़ों में अगर देखा जाए, इनकी जड़ों में ऐसे छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो दिख रहा है गोल गोल बना हुआ है, ये गांठें क्या हैं? इसको बोलते हैं जीवाणुमय ग्रंथियाँ। जीवाणुमय ग्रंथियाँ बोलते हैं इनको, गांठ बोलते हैं, जो कि होता है जीवाणुमय ग्रंथियाँ। इनके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है राइबोजियम। इसकी गांठों के अंदर क्या होता है? राइबोजियम जीवाणु होता है। अब ये राइबोजियम जीवाणु क्या करता है? ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को बदल देता है नाइट्रेट में। किस में बदल देता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन में। ये आयन क्या होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। नाइट्रेट आयन क्या होता है?
घुलनशील होता है। नाइट्रोजन जो वो घुलनशील नहीं है, वो घुलेगा नहीं, लेकिन जो नाइट्रेट आयन बन जाएगा नाइट्रोजन से वो घुलनशील होता है। तो राइबोजियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट, घुलनशील नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे जड़ें अवशोषित कर लेती हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेता है। अब पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, तो पौधे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ जो राइबोजियम जीवाणु है वह इस पौधे पर आश्रित है, इसका जीवन पौधे पर आश्रित है, क्योंकि उसको रखने के लिए जगह मिल रहा है। और दूसरा, जो पौधा है वो इस राइबोजियम की सहायता से नाइट्रोजन प्राप्त कर रहा है, पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं, ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए ये राइबोजियम पर आश्रित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ऐसे लाइकेन भी होता है, लाइकेन में भी सहजीवन पाया जाता है, लाइकेन में भी सहजीवन पाया जाता है, जहाँ पर कवक और शैवाल एक साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। कौन कौन, कवक और शैवाल। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, मटर कुल वाला, मटर है, चना है, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, जिसमें राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में बच रहा हमारा कीट भक्षी। चलिए अब कीट भक्षी को समझ लेते हैं। देखिए कीट भक्षी क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं। किसको खाते हैं, कीट को। क्या करते हैं, कीटों पर ही आश्रित होते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। क्यों कीटों पर आश्रित होते हैं ये, तो जिन जगह पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहाँ पौधों को नाइट्रोजन आसानी से नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे प्रकृति ने ऐसा बना दिया, पौधों की संरचना ऐसी बना दी कि वह कीटों को भक्षण करके, कीटों को खा करके नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो अगला हिस्सा होता है, अग्रभाग जो होता है, आगे का भाग होता है, वो जैसे चित्र में दिख रहा है, इस चित्र के जैसा हो जाता है, घड़े जैसा हो जाता है। कैसे जैसा, घड़े जैसा हो जाता है। और पत्तियों का अगला हिस्सा देखें, किनारे वाला ढक्कन बना लेता है, ढक्कन जैसा होता है। और इनके अंदर रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पतले पतले रोम जैसी संरचनाएँ होती हैं, रोम जालीनुमा। तो जैसे ही कीट इसके अंदर आता है, कोई भी कीट क्या होगा, जब इसके अंदर आएगा, कोई भी कीट इसके अंदर जब घुसेगा तो उसी रोम में, छिद्र में, जालक में फंस जाता है, और ये पत्तियां क्या करती हैं, अपना ढक्कन बंद कर लेती हैं। अब कीट उसी में मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसका नाइट्रोजन जो होगा पौधा चूस लेगा। ठीक है, यानी कह देगा पाचक रसों द्वारा पचा लेता है। क्या करता है कीट, पाचक रसों के द्वारा उसको पचा लेता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत के गारो और खासी की पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे का नाम है घटपर्णी। कहाँ पाया जाता है, भारत में। ये पाया जाता है भारत में, कहाँ पाया जाता है, गारो और खासी की पहाड़ियों पर। पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और पौधे हैं, जैसे एक होता है ड्रोसेरा पौधा है, ड्रोसेरा। एक है वीनस फ्लाई, वीनस फ्लाई भी बोल सकते हैं। चलिए वीनस फ्लाई, ट्रैप भी है इसमें, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप आदि। ठीक है, ये दो और नाम याद रखेंगे, ड्रोसेरा और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, और घटपर्णी तो है ही। तो ये 3 पौधे हमारे किसके हैं, कीट भक्षी के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गया। तो चलिए इस तरह से हमने समझ लिया कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।